हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का उपलक्ष्य एक गणेश चतुर्थी के तौर पर मनाया जाता है, तो आप सभी को सर्वप्रथम गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके घर पर खुशहालियां बरसाएं और आपको खूब सद्बुद्धि प्रदान करें, अच्छी पढ़ाई में मन लगाएं और यूं ही आप आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाएं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट के इस लेक्चरर की। इसके पहले हम दो लेक्चर की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, यूवी स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रकार से कार्य संपन्न करता है। तो ये तो हम डिस्कशन कर चुके थे। आज इस टॉपिक पर हम जो लेकर के आए हैं वो है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, वो है एब्जॉर्प्शन लॉ, अवशोषण के नियम। और यहां से नो डाउट प्रश्न आने की भरपूर संभावना रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम व्यर्थ किए। आइए देखें, बीएससी सेकेंड ईयर में जब हम बात करते हैं ना भाई कि भाई कोई मैटर है, ये हम शुरुआत से कहते हुए आ रहे थे। पहले मैं एक बार बता दूं कि कोई मैटर है और इस मैटर के ऊपर आपने रेडिएशन डाली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इस मैटर ने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या किया था, अवशोषण किया था। रेडिएशन का क्या कर लिया था, अवशोषण कर लिया था। क्लियर। बस अब हमें पढ़ना है कि ये जो अवशोषण किया है, ये जो अवशोषण किया है कि विकिरणों की कितनी मात्रा का इस पदार्थ ने अवशोषण किया है, उसको हमने डिसाइड किया था किससे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। क्लियर। वो तो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो अवशोषण हुआ है, इस अवशोषण को दो नियम से बताते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अवशोषण के नियम। एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं भाई इन्हें, एब्जॉर्प्शन लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं अवशोषण के नियम। अब देखो, अवशोषण के दो नियम दे रखे हैं भाई। एक दे रखा है लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट नियम, और दूसरा दे रखा है बीर लैम्बर्ट का नियम, बीर लैम्बर्ट का नियम। तो एक तो आपका है लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट रूल, और एक दे रखा है बीर लैम्बर्ट रूल। ये दो नियम हैं जो अवशोषण के नियम कहलाते हैं। अब इनके कैसे बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसा होगा, उन्हीं को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लैम्बर्ट रूल। ये हमारे पास आएगा भाई लैम्बर्ट का नियम। बड़ा आसान सा नियम है, बस आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ लगे रहें हमारे साथ। क्लियर। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कहता है लैम्बर्ट, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लैम्बर्ट कहता है कि कोई भाई होमोजीनस मीडियम है, एक मीडियम है होमोजीनस। ये होमोजीनस एक मीडियम है। होमोजीनस का मतलब क्या है कि अगर इसमें से कोई रेडिएशन गुजरेगी तो इसके प्रत्येक भाग के द्वारा समान अवशोषण किया जाएगा। क्लियर हो गई बात, वो कंडीशन है। तो होमोजीनस मीडियम हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, ये होमोजीनस मीडियम हमने लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस होमोजीनस मीडियम के ऊपर ये हमारे पास यहाँ कोई सोर्स होता है। ये एक लाइट का सोर्स है, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। ये एक लाइट का सोर्स है जिससे लाइट बीम निकलेगी, और ये जो लाइट का सोर्स है, इस लाइट के सोर्स से जब लाइट बीम निकलेगी तो ये लाइट बीम यहां से आएगी इस सोर्स से। ये है आपके पास सोर्स। क्लियर। जो या तो टंगस्टन का बना हुआ होता है या हाइड्रोजन लैंप होता है ये। क्लियर। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप होता है। अब जैसे इस सोर्स से ये लाइट यहां से निकली, ये लाइट यहां से निकली, तो इस सोर्स से निकलने वाली जो लाइट होगी ना भाई, वो लाइट को पहले हम एक इंस्ट्रूमेंट से गुजारते हैं। क्लियर। और इंस्ट्रूमेंट का नेम है मोनोक्रोमेटर। क्या कहते हैं इसे, मोनोक्रोमेटर।
तो ये लाइट इस मोनोक्रोमेटर से गुजारी जाती है। अब जैसे मोनोक्रोमेटर से लाइट गुजरती है तो अब ये हम कह दें भाई, ये समझो आप इस बात को थोड़ा सा, यहाँ पर ये हम कह रहे हैं, ये हमने मोनोक्रोमेटर से हम लाइट को गुजार रहे हैं, ये लाइट यहां से गुजरी ये। अब हमारे पास सामने ये एक होमोजीनस मीडियम है, ठीक है, जिसकी लेंथ में सपोज करता हूं, इसकी लेंथ मैंने मान ली कि इसकी लेंथ आपके पास आ जाती है, ये बी लेंथ आ जाती है इसकी, एक्स भी मान सकते हैं भाई आप और बी भी मान सकते हैं, क्लियर। अब जैसे ये यहां से गुजरेगी तो ये लाइट हम बता रहे हैं, आप केवल समझते जाएं, ये लाइट आई यहां से, ये हमने कह दिया इसको आई नोट। आई नोट क्या हो जाएगा? आई नोट हो जाएगा इंसिडेंट लाइट, यानी आपतित प्रकाश किरण, आपतित इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, आपतित प्रकाश विकिरण हो जाएगा ये, आपतित प्रकाश विकिरण, क्लियर। अब जैसे लाइट इसमें से गुजरेगी तो ये तो पक्की बात है कि ये मैटर जिसका भी बना हुआ होगा उसमें मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो इस रेडिएशन की एनर्जी को क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे, पक्की बात है भाई। अब जैसे ये लाइट इससे पास आउट होएगी, बाहर निकलेगी, ये मैंने इसको दे दिया आई, क्लियर हो गई बात। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बाहर निकली हुई लाइट है इसको हम कहेंगे ट्रांसमिटेंस लाइट, बाहर निकल गई ना तो ट्रांसमिटेंस लाइट रेडिएशन कह देंगे हम इसे। हिंदी में लिखना चाहो तो लिखेंगे पारगमित प्रकाश विकिरण, ठीक है। अब जैसे लाइट यहां से निकली तो ये लाइट यहां से निकलेगी तो हमारे सामने यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है भाई, ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है और इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है डिटेक्टर। तो ये डिटेक्टर इसका एनालिसिस करेगा ट्रांसमिटेंस लाइट का, फिर डिटेक्टर से होते हुए ये चली जाती है रिकॉर्डर पर। ये एक इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है पूरा का पूरा, ये रिकॉर्डर पर भेज दी जाती है, क्लियर। तो क्या है इसका कि सबसे पहले कोई सोर्स होता है लाइट का, जो लाइट यहां से गुजरती है उसको मोनोक्रोमेटर से गुजारते हैं, मोनोक्रोमेटेड लाइट होती है। और मोनोक्रोमेटेड लाइट होने का क्या मतलब? यहां से निकलने वाली जितनी भी प्रकाश रहेंगी उनकी तीव्रता एक समान रहती है। यहां तीव्रता अलग अलग हो सकती है लेकिन मोनोक्रोमेटर से गुजरने के बाद प्रकाश विकिरणों की तीव्रता एक समान हो जाती है। अब ये विकिरणें इस एक्स मोटाई की या बी मोटाई की इस पदार्थ से होकर के यहां से गुजरती है। कंफ्यूजन ना हो तो चलो मैं एक्स मोटाई ले लेता हूं, क्लियर। इस एक्स मोटाई से यहां से होकर के गुजरेगी, गुजर जाएगी और डिटेक्टर में पहुंच जाएगी। तो ये तो हुआ इसका डायग्रामेटिकली। अब देखो क्या कंडीशन है, सपोज करो कि ये लाइट इसमें इंटर करी, लाइट ने इसमें क्या किया? इंटर किया। ये लाइट यहां इंटर कर गई, ये यहां तक आ गई। तो देखो मैं इसके 3 हिस्से कर देता हूं, ये मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए, और भी हो सकते हैं। अब सपोज करो ये लाइट इंटर करी आई नोट, आई नोट ने इंटर किया, क्लियर। तो जैसे ही सपोज करो यहां 50 थी, क्लियर, तो यहां गुजरेगी, इस पहले वाले बॉक्स पर आएगी तो इसमें जो कुछ अणु रहेंगे वो इसका क्या कर लेंगे? अवशोषण कर लेंगे, क्लियर हो गई बात। फिर वो जो अवशोषण हो गई वो अगले वाले को देंगे तो उसके पास कम पहुंचेगी, फिर वो भी अवशोषण कर लेगा, फिर अगले को देगा। यानी कि जैसे जैसे एक्स मोटाई बढ़ती जाएगी पदार्थ की, जैसे जैसे एक्स मोटाई बढ़ती जाएगी ये गुजरने वाले विकिरणों की तीव्रता में क्या आती जाएगी? कमी आती हुई चली जाएगी, क्लियर। तो जैसे मान लो यहाँ 50 थी तो इसने 10 अवशोषण कर लिया तो 40 रह गई, फिर 40 आगे जाएगी, इसने 10 अवशोषण कर लिया तो फिर 30 आगे जाएगी। यानी कि एक्स मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में क्या आएगी? कमी आती चली जाती है, क्लियर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस पदार्थ के द्वारा ये जो होमोजीनस मीडियम है, ये जो होमोजीनस मीडियम है, होमोजीनस मीडियम जो है, समांगी जो माध्यम है,
ये जो समांगी माध्यम है, इस समांगी माध्यम ने कितनी प्रकाश विकिरणों का अवशोषण किया, मतलब हमें आई एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करना है। क्लियर बात, कितनी प्रकाश विकिरणों का अवशोषण हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ ये कंडीशन। अब आ जाते हैं हम इसमें मैथमेटिकली रूप में, कि मैथमेटिकली रूप से कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। समझो भाई, हम क्या कह रहे हैं, हमने ये कहा कि ये हम कह रहे हैं कि मैथमेटिकली रूप से, मैथमेटिकली फॉर्म, इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होगी, तो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म होगी कि x मोटाई के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में जो कमी आएगी, x मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में जो कमी आती जाती है वो आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्लियर, तो क्या लिखेंगे कि लैम्बर्ट के अनुसार x मोटाई या फिर मैं dx मोटाई कह दूंगा भाई। क्लियर, x मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में क्या आती है, कमी आती है, जो कि कमी आती है, तथा यह dx मोटाई के साथ होने वाली तीव्रता में कमी किसके समानुपाती, आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये याद रखना भाई, लैम्बर्ट का कथन है ये। लैम्बर्ट ने क्या कहा कि जैसे जैसे x मोटाई बढ़ती जाएगी तो जब ये प्रकाश इस मोटाई में से गुजरेगा तो इस पदार्थ में उपस्थित जो अणु होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इसका क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी तो इसने सबसे ज्यादा अवशोषण कर लिया, फिर ये इसको देगा, फिर ये इसको देगा, तो खुद भी तो अवशोषण करता जाएगा ना। क्लियर, तो जैसे जैसे अणु अवशोषण करते जाएंगे तो x मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। भाई ये वही बात हो गई, सामने वाले ने 70 रुपए मुझे दिए, मैंने 10 रुपए रख लिए और 60 बचे, 60 मैंने आगे वाले को दे दिए, 60 में से 10 उसने रख लिए, 50 उसको दे दिए, 50 वाले ने 10 रख लिए, फिर 40 उसको दे दिए। यानी कि कंटिन्यूअसली क्या आती जा रही है, कमी आती हुई जा रही है। तो x मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में क्या आती जाती है, कमी आती चली जाती है। तो हमने क्या कहा कि लैम्बर्ट के अनुसार x मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी आती है और यह dx मोटाई के साथ होने वाली तीव्रता में कमी आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो कैसे लिखेंगे, देखो dx मोटाई के साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी, ये जो माइनस चिन्ह है ये किसको बता रहा है, कमी को बता रहा है। ये किसके समानुपाती होती है, ये समानुपाती होती है आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के। अब देखो समझो, ये आई नोट था, ये इसके पास गया तो इसने कुछ मात्रा रख ली, फिर इसने कुछ मात्रा रख ली, तो ये समानुपाती होगा किसके, आई के। ये ध्यान रखना, ये आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता ही है। क्लियर, आई नोट मैंने क्यों नहीं लिखा, आई नोट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जैसे ही इसके पास जाएगा, क्लियर, तो फिर ये भी तो कुछ का अवशोषण करेगा। अब वहां आई नोट नहीं रहेगी उसके पास, फिर ये इसके पास चला जाएगा, वो भी कुछ मात्रा में अवशोषण करेगा। इसलिए मैंने आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता को यहाँ किससे डिनोट कर दिया, आई से डिनोट कर दिया है। क्लियर हो गई बात, तो ये हम यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ये हो गया हमारा कथन। क्लियर, अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -di/dx इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, k आ जाएगा और ये गुणा i। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पास। अगर आप लिखना चाहो तो यहां लिख देना, ये -di/dx क्या है, ये है
dx मोटाई के साथ तीव्रता में होने वाली कमी ये है। ठीक है भाई, क्लियर। के क्या है यहां पर, के समानुपाती नियतांक हैं, या फिर इसको एक और नाम दिया गया है भाई के को, बोलो क्या, कभी पढ़ा था? के को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहा जाता है भाई। इसे क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण नियतांक। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी से कहा जाता है, जो किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन मीडिया पर, जो माध्यम है ना उस पर डिपेंड करता है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? ये अवशोषक माध्यम पर निर्भर करता है, अवशोषक माध्यम पर निर्भर करता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो भाई क्या कह रहे हैं हम कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के आई। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, आई को इधर ले लेते हैं, तो माइनस डी आई अपॉन आई इक्वल टू डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो के डी एक्स हो जाएगा। क्लियर बात? अब इसको डेरिवेशन करते हैं, पहले आप एक यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि ये माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू, ये माइनस के चिन्ह को है ना मैं माइनस से गुणा कर देता हूं भाई, ये हो जाएगा के डी एक्स। क्लियर? माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, ये माइनस से गुणा करने पर माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस चला जाएगा। क्लियर बात? अब देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो अवशोषक माध्यम है ये है हमारे पास अवशोषक माध्यम, ठीक है, ये है यहाँ x बराबर 0 और ये है यहाँ x बराबर a। क्लियर? ये टोटल लंबाई है इसकी x, ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास। और यहाँ इंसिडेंट लाइट है हमारे पास I0 और यहाँ ट्रांसमिटेंस लाइट है हमारे पास I। ठीक, तो क्या कह रहे हैं हम, हमें केवल इतने से भाग का ही अवशोषण नहीं निकालना, हमें इस पूरे भाग का क्या निकालना है? अवशोषक निकालना है कि इस पूरे भाग से जब ये लाइट गुजरेगी, इस पूरी dx मोटाई से जब ये लाइट गुजरेगी तो कितनी प्रकाश विकिरणों का अवशोषण होगा, हमें पूरा निकालना है। हमें केवल इस भाग का अवशोषण नहीं निकालना कि इस भाग में कितना अवशोषण हुआ। क्लियर? इसलिए हमें यहां समाकलन करना पड़ेगा। तो संपूर्ण भाग का अवशोषण निकालने के लिए हमें समाकलन करना पड़ता है। क्लियर? तो हम यहां लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे भाई इसका इंटीग्रेशन डी बाई आई, कहां से कहां तक करेंगे बोलो? I0 से लेकर I तक, यहां माइनस चिन्ह बाहर, के कांस्टेंट बाहर, dx का कहां से कहां? x बराबर 0 से x बराबर है, ये प्रारंभिक से लेकर के अंतिम तक, क्योंकि हमें संपूर्ण पदार्थ में से जब प्रकाश विकिरण गुजरेगी तो होने वाली अवशोषक निकालना है, तो हमें पूरे का ही समाकलन करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसका समाकलन करते हो भाई, बोलो इसका समाकलन करते हो तो इसका समाकलन हमेशा याद रखना, ln ऊपर सीमा बटे निम्न सीमा I अपॉन I0 ये आता है भाई। क्लियर? इज इक्वल टू, क्लियर, यहां क्या लिखोगे? माइनस के, ये आ जाएगा इसका x बराबर 0 से x बराबर a, ये यहां पर आप कह सकते हो। आई बात समझ में? अब देखो तो ये क्या हो जाएगा? ln I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के, x की जगह क्या लिख दोगे? a लिख सकते हो आप। क्लियर हो गई बात? क्या लिख सकते हो? a लिख सकते हो, या फिर x बराबर x भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे कुछ भी लिखो भाई, x बराबर x लिख दो, x बराबर a लिख दो, जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने x बराबर a लिख दिया है। क्लियर? तो अब देखो क्या कह रहे हैं हम, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं भाई, इसको क्या कर सकते हैं? एंटी लॉग ले सकते हैं। यहां पर अगर एंटी लॉग ले लिया तो ये घात में चला जाएगा इधर वाला पार्ट। आई बात समझ में? तो देखो भाई मैं यहां लिख दूंगा एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग
लेने पर, तो एंटी लॉग लेते हैं ना तो ये ln हट जाता है और इधर घात आ जाती e की घात। याद करो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ना भाई विल्हेल्म समीकरण केमिकल काइनेटिक्स में, वहां का कंसेप्ट है। तो जैसे इसको हटाएंगे तो I अपॉन I नॉट, एंटी लॉग लेते ही हट जाएगा और इधर ये जो पूरा रहेगा ये e की पावर में आ जाएगा, e की पावर माइनस ka। अब मैंने कहा ना x बराबर x लिखोगे तो यहाँ x आ जाएगा, क्लियर, ये ध्यान रखना। तो I अपॉन I नॉट, ये फिर हम ये कह दें कि देखो I बराबर, इसको उधर ले जाएं तो I नॉट e की पावर माइनस ka, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। आई बात समझ में, क्या आ गया, ये ट्रांसपेरेंसी आ गई कि कितनी निकली, ठीक। अब हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमारा मेन उद्देश्य ये था कि भाई मेन उद्देश्य था कि अवशोषक होने वाली निकालनी है हमें, तो क्लियर। अब देखो भाई सपोज करो यहां से 100 आ रही थी और यहां से 90 जा रही थी, तो अवशोषण कितने का हुआ, 10 का अवशोषण हुआ, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, अवशोषित होने वाली प्रकाश विकिरणों की, अवशोषित होने वाली प्रकाश विकिरणों की तीव्रता, ये मैंने इसको जो अवशोषित हो रही है ना भाई, इसको I एब्जॉर्ब मान लिया। क्या मान लिया, इसको I एब्जॉर्ब मान लिया। तो देखो I एब्जॉर्ब बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, I नोट में से किसको घटा दूं, I को घटा दूं, तो I नोट माइनस I हो जाएगा, क्लियर। तो फिर क्या आ जाएगा, I एब्जॉर्ब बराबर I नोट माइनस, और I की वैल्यू ये रही भाई, क्लियर। ये I की वैल्यू यहां से उठा लेंगे तो क्या आ जाएगी, I नोट e की पावर माइनस k। तो I एब्जॉर्ब बराबर I नोट ले लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा भाई, जब I नोट कॉमन ले लिया आपने तो बोलो क्या बचेगा, I नोट को कॉमन ले लिया तो बचेगा 1, I को कॉमन आ गया 1 माइनस e की पावर माइनस ka, ये आ गया भाई आपके पास। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि भाई लैम्बर्ट के नियम को समझाइए। तो लैम्बर्ट का नियम समझाता क्या है कि कितनी मात्रा में प्रकाश विकिरणों का अवशोषण हुआ है, तो उसकी वैल्यू आपने निकाल ली कि I एब्जॉर्ब बराबर I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस ka, क्लियर हो गई बात। तो ये आप बड़ी आसानी से यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर भाई, आई बात समझ में। तो ये था आपका लैम्बर्ट का नियम जो बड़ी आसानी से संपन्न हो जाता है, क्लियर। समाकलन करेंगे भाई पूरी मोटाई के लिए तो I नोट से लेकर कहां I तक, x बराबर 0 से x बराबर a तक, इसका समाकलन आना चाहिए भाई, वो तो सिंपल है, ln ऊपर बटे नीचे I अपॉन I नोट हो जाता है। आ रही है आज समझ में। तो ये था भाई आपका लैम्बर्ट का नियम, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा जल्दी में हम इसको ये भी समझ लेते हैं साथ के साथ, फिर हम अगले नियम पर बढ़ेंगे। यहां पर ये देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, ये यहां तक पूछा जाता है आपसे, क्लियर, यहां तक आपसे पूछा जाता है। अब देखो थोड़ा सा यहां समझो भाई, मैंने क्या कहा, ये अभी हमने निकाला था समाकलन करके कि ln I अपॉन I नॉट, यही निकाला था, इक्वल टू हमारे पास क्या आया था उधर ln I अपॉन I नॉट, और उधर हमारे पास आया था e की माइनस ka, ये आया था, ठीक है। अब देखो समझो मैं क्या कह रहा हूं कि ये मैंने कहा ये ln, इसको मैं log में बदल लेता हूं, ऐसा करता हूं log बदल लेता हूं, तो क्या कहूंगा 2.303 log बेस 10, ln को किसमें बदल लिया, log बेस 10 में बदल लिया, I अपॉन I नॉट इक्वल टू माइनस k। आई बात समझ में। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मैं ऐसे करता हूं कि ये k की वैल्यू है ना, इस k को इधर ले आता हूं, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं ना, एक बार और थोड़ा पद ले लेते हैं। पद क्या लूं भाई मैं, देखो समझो आप, इस माइनस से गुणा कर देता हूं, आ रही बात समझ में, माइनस से गुणा करते ही माइनस हो जाएगा, या फिर ऐसा करता हूं I नोट को चेंज कर रहा हूं भाई, 2.303 log बेस 10, I नोट को ऊपर ले गया भाई, I नोट बटे I इक्वल टू ये क्या हो जाएगा
के हो जाएगा, माइनस से गुणा करते आई नोट ऊपर चला गया। आई बात समझ में? अब ये के लेना है मेरे को, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन ये ए आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? जो हमने x मान सकते हैं ए मान सकते, बात बराबर ही है। क्लियर? log बेस 10 आई नोट अपॉन आई। आई बात समझ में? भाई किस किस को फर्स्ट ईयर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया याद आ रही है? k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log बेस 10 ए नोट अपॉन ए। आई बात समझ? फर्स्ट ईयर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जैसा समीकरण हमारे पास आ गया। क्लियर? अब देखो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आप ऐसा करो इसको इधर ले लो, तो क्या हो जाएगा भाई k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303 इज इक्वल टू, ये क्या रह जाएगा 1 अपॉन a रह जाएगा ना, log बेस 10, ये क्या रह जाएगा आई नोट अपॉन आई टी। क्लियर हो गई बात? अब देखो ये जो आपके पास आया है ना, ये इसको एक नाम दिया जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं भाई, आप समझ लेना कि ये जो k अपॉन 2.303 ये आया है, इसको कहा जाता है भाई, बोलो क्या कहा जाता है इसको? इसको k अपॉन 2.303 को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। ये ध्यान रखना, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट किसका? एब्जॉर्बिंग मीडिया का, ऑफ दी एब्जॉर्बिंग मीडिया या मीडियम। तो जो अवशोषक माध्यम है उसका एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है k अपॉन 2.303 को। क्लियर हो गई बात? अब देखो आप चाहो ना तो इसको किसी एक अलग से परिभाषित कर दो भाई। जैसे मान लो मैं इस पूरी को मैं सपोज करो मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर दूं, मैं इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर दूं, तो मेरे पास इसकी जगह एप्सिलॉन लिख सकता हूं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन a log बेस 10 आई नोट अपॉन आई। बोलो आ जाएगा? और अगर इन दोनों को गुणा कर दूं इधर, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10 आई नोट अपॉन आई। और याद रखना इन दोनों का गुणा, ये मोटाई है, क्लियर, और ये एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आया है हमारे पास। क्लियर? तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर आता है? a के बराबर आता है। तो ये क्या हो जाएगा log बेस 10 आई नोट अपॉन आई। क्लियर? ये भी पूछ लिया जाता है भाई आपसे कभी कभार, a इक्वल टू log बेस 10 आई नोट अपॉन आई, कि ये क्या है? तो हम कहेंगे कि ये अवशोषक है, एब्जॉर्बेंस कहते हैं भाई इसे। क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेंस कहा जाता है, अवशोषक कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखना भाई, क्या है? a इक्वल टू log बेस 10 आई नोट अपॉन आई। क्लियर? तो ये था भाई आपका, पूछ लिया जाता है कि अवशोषक क्या होता है। ठीक है? तो ये था भाई आपका क्या, लैम्बर्ट का नियम। क्लियर? बड़ा सिंपल सा नियम है कि मोटाई बढ़ने के साथ साथ जो विकिरणों की तीव्रता में कमी आएगी, यानी माइनस di/dx वो आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती हैं। क्लियर? ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब आ जाते हैं भाई बियर लैम्बर्ट रूल पर। और बियर लैम्बर्ट रूल पर आने के बाद हम देखेंगे कि उसने क्या कहा। तो बियर लैम्बर्ट ने भाई एक विलयन लिया, अवशोषक माध्यम में एक विलयन भर दिया, बस और कुछ नहीं किया। तो अवशोषक माध्यम में जब उसने विलयन भरा, तो जब वह आपतित विकिरण उस विलयन में से गुजरी, तो वो विलयन उस विकिरण की तीव्रता का क्या करेगा? अवशोषण करता है। ठीक? कैसे करेगा समझो। ये हम कह रहे हैं बियर लैम्बर्ट रूल। बियर लैम्बर्ट रूल कैसे करता है समझो बात को। ये मैंने कहा कि एक नलिका ले ली भाई मैंने, ठीक है, समझते जाना। इसकी चौड़ाई मैंने ले ली L, क्लियर, सेंटीमीटर। इसमें एक विलयन भर दिया,
सॉल्यूशन भर दिया और जिसकी सांद्रता कंसंट्रेशन मैंने ले ली C मोल पर लीटर में। क्लियर? मोल पर लीटर में मैंने इसकी कंसंट्रेशन ले ली है। क्लियर? अब मैंने क्या कहा, इसमें से मैं ये विकिरण गुजार रहा हूं आई नॉट। आई नॉट को क्या कह दूंगा? आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता। अब जैसे ही आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता इस विलयन में से होकर के गुजरेगी, तो विलयन में से होकर से गुजरने के बाद हम क्या कहेंगे कि जैसे ये इस विलयन में से होकर के गुजरती है, तो विलयन में से होकर गुजरने पर ये विलयन इस आई नोट में से ऊर्जा का क्या करेगा? तीव्रता का क्या करेगा? अवशोषण करेगा। सेम कंडीशन। अब जैसे ये यहां से गुजरेगी तो ये कितनी हो जाएगी? आई हो जाएगी। तो ये क्या आ गई? आपकी पारगमित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। इसमें से गुजरेगी ये विलयन, इसका क्या करेगा? अवशोषण करेगा। क्लियर? और ये चली जाएगी बाहर। ठीक है बात? बस चेंजेस क्या हुआ, वहां अवशोषक माध्यम था, यहां पर विलयन भी उपस्थित है, तो चेंज केवल कितना सा हुआ देखो। तो बीर लैम्बर्ट के अनुसार, बीर लैम्बर्ट के अनुसार देखो, ये जो इसकी लंबाई या चौड़ाई जो भी कहोगे, क्लियर, इसके साथ होने वाली विकिरणों की तीव्रता में जो कमी आएगी, तो क्या कह दूं मैं समझने के लिए? देखो माइनस di बाई dx, ये x बराबर 0 से x बराबर x लिख देता हूं मैं। क्लियर? x बराबर 0 से x बराबर x, वहां a लिखा था, यहाँ x लिख दिया। क्लियर? तो माइनस di बाई dx, इस dx मोटाई में से गुजरने के बाद जो विकिरणों की तीव्रता में कमी आएगी वो इस आपतित के तो समानुपाती होएगी, सही, साथ ही साथ इस विलयन की सांद्रता के भी क्या होती है? समानुपाती होती है। देखो वहां तो केवल आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती थी, यहां पर सांद्रता के भी समानुपाती होती है। बस ये कंसेप्ट याद रखना। तो बीर लैम्बर्ट के अनुसार क्या लिखूंगा? अनुसार dx मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। तो आई पर तो निर्भर कर ही रहे, कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। क्लियर? क्या लिखे? समानुपाती के चिन्ह को हटा दें। समानुपाती के चिन्ह को हटा देंगे तो माइनस di अपॉन dx, ये आ जाएगा कांस्टेंट अल्फा, और ये i गुणा c। क्लियर हो गई बात? तो ये आ गए हमारे पास भाई, समझ में आई बात? लिखो इसे। क्लियर? ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिए। अब देखो भाई क्या कह रहे हैं, हम उसको समझते हैं। ये हमने कहा कि माइनस डी आई अपॉन, यहां से समझता हूं कि माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अल्फा सी आई, यही हो रहा है। माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इक्वल टू अल्फा सी आई हो रहा है। क्लियर? ये हमने कहा। अब क्या कह रहे हैं, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस डी आई, समझो बात को, माइनस डी आई अपॉन आई इधर ले आया तो ये उधर चला गया अल्फा सी डी एक्स। क्लियर? माइनस से गुणा कर दो भाई, माइनस से गुणा क्या हो जाएगा? डी आई अपॉन आई इक्वल टू माइनस अल्फा सी डी एक्स। क्लियर हो गई बात? ये आ गया हमारे पास।
ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब क्या हो रहा है समझो, अब क्या हो रहा है कि पूरे विलियन में से, इस पूरे विलियन में से जब ये आपतित प्रकाश विकिरण गुजरेगी ना, पूरे विलियन में से जब ये आपतित प्रकाश विकिरण गुजरेगी तो फिर ऐसी कंडीशन पर पूरे पदार्थ इस विकिरण का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। तो अगर संपूर्ण के लिए निकालना है तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ता है। क्लियर? अब देखो क्या कंडीशन आ रही है, समाकलन करते हैं हम इसका। तो समाकलन कर दें, di अपॉन आई, कहां से कहां करेंगे, आई नोट से लेकर के आई तक। ये कांस्टेंट है बाहर, ये भी कांस्टेंट है बाहर, और dx कहां से कहां, x बराबर 0 से x बराबर x, x बराबर 0 से x बराबर x पर। क्लियर? अभी करके निपटे। इसका समाकलन बोलो, ln i अपॉन आई नोट इक्वल टू माइनस अल्फा सी, इसका क्या होता है x, x बराबर 0 से x बराबर x। क्लियर? अब देखो भाई कैसे, ln i अपॉन आई नोट इक्वल टू माइनस अल्फा सी, ये तो निम्न सीमा तो 0 हो गई ना, तो x बराबर x रख दो, ये आ गया आपके पास, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब समझो यहां से क्या कह रहा हूं मैं, इस ln को log में बदल रहा हूं। क्लियर? तो ln को log में बदल रहा हूं भाई मैं, देखो 2.303 log बेस 10 i अपॉन आई नॉट इक्वल टू माइनस अल्फा सी एक्स। ठीक हो गया? अब माइनस अल्फा सी एक्स तो हो ही गया है, अब हम क्या करें कि इस माइनस को हटा दें और इसको ऊपर ले जाएं। तो 2.303 log बेस 10 आई नॉट को ऊपर ले जा सकता हूं ना मित्रों मैं? अरे भाई इस माइनस को हटा दूंगा तो आई नोट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आई नोट अपॉन आई इक्वल टू अल्फा सी एक्स। क्लियर? अब देखो अल्फा को मैं इधर ला रहा हूं, अल्फा को मैं इधर ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू, बोलो ये देखो 2.303, ये नीचे आ जाएगा सी एक्स, और ये हो जाएगा log बेस 10 आई नोट अपॉन आई। बोलो वही आ गया ना, सेम कंडीशन जैसा वहां आ रहा था, अल्फा इक्वल टू 2.303 अपॉन सी एक्स log बेस 10 आई अपॉन आई नोट। क्लियर हो गई बात? अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड ले लें, या फिर ऐसा करो पहले इसको नीचे ले लो ना, बोलो अल्फा अपॉन 2.303 इक्वल टू 1 अपॉन सी एक्स log बेस 10 आई नोट अपॉन आई, ये नीचे ले लिया भाई, आई बस मतलब, बोलो ना 2.303 नीचे आ गया ना, तो अल्फा अपॉन 2.303 1 अपॉन सी एक्स। अब ये जो आया है अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ले लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। क्या कह रहे हैं, देखो ये अल्फा अपॉन 2.303 ये क्या आया है, कांस्टेंट है, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, एप्सिलॉन। क्या कहा है भाई, एप्सिलॉन के दिया। क्लियर? ये भी क्या है, एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होता है, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है भाई। क्या है ये, मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होता है। क्लियर? मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट है एप्सिलॉन। तो इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन। बोलो एप्सिलॉन हो गया इसकी जगह, तो ये एप्सिलॉन इक्वल टू 1 अपॉन सी एक्स log बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। क्लियर हो गई बात? तो बोलो क्या कह सकते हैं भाई, ये इसको उधर ले जाओ, एप्सिलॉन सी एक्स इक्वल टू log बेस 10, ये है भाई आई नॉट अपॉन आई है। ठीक है, ये आई नॉट अपॉन आई, और ये जो आया है क्लियर, एप्सिलॉन कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और ये मोटाई ये क्या होता है, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, log बेस 10 आई नॉट अपॉन आई, जहां ए क्या होता है भाई, अभी बताया था मैंने, ए एब्जॉर्बेंस होता है, एब्जॉर्बेंस, या इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना, A इक्वल टू log बेस 10 आई नोट अपॉन आई, और इसी के इक्वल करके ये भी तो लिख सकता हूं ना, एप्सिलॉन सी एक्स
ये भी a के बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गए भाई, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्लियर हो गई बात? ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक, ये कंडीशन हो गई आपके पास। ये तो बियर लैम्बर्ट का नियम है भाई। क्लियर, ले लो एक स्क्रीनशॉट। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है भाई, और 100% क्वेश्चन आने के चांसेस भाई लैम्बर्ट और बियर लैम्बर्ट के नियम में से हैं। तो ये भी ध्यान रखना आपकी क्या कंडीशन है इनके साथ और क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो भाई, यहां से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है आपसे, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम। वो क्या होगा समझो। क्या कह रहे हैं, एक शब्द यहां से आपसे जनरली पूछा जाता है, ट्रांसमिटेंस। ये अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ट्रांसमिटेंस। तो ट्रांसमिटेंस जो होती है ना भाई, कैपिटल टी, वो होती है आई अपॉन आई नॉट के इक्वल। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा है भाई ट्रांसमिटेंस। आपके शुरुआत में प्रश्न आते हैं, उनमें से पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल, टी इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट। बोलो, लॉग टी इक्वल टू लॉग आई अपॉन आई नॉट। क्लियर? तो इसको क्या लिख दूं, लॉग टी इक्वल टू, देखो माइनस, माइनस चिन्ह लगाते ही इसको ऊपर ले जाऊंगा ना, लॉग, ये बेस 10 में ही है सब, है ना, लॉग बेस 10, ऊपर जाते क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन आई। क्लियर? और अभी बताया थोड़ी देर पहले, आई पास समझ में क्या, a इक्वल टू लॉग बेस 10 आई नॉट अपॉन आई इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स, बताया था। तो ये रहा, देखो ये रहा, किसके इक्वल है, a के इक्वल। तो log बेस 10 t इक्वल टू, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस a। बोलो आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहां से देखो t इक्वल टू, ये log को हटा दूं, log को हटाते ये जो नीचे की होती है ना भाई बेस पे, ये बेस नीचे आ जाता है और ये आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये संबंध भैया किसी भी किताब में नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? ये संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, t इक्वल टू 10 की पावर माइनस a, और आप जानते हो a बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन सी एक्स। तो यहाँ क्या लिख सकता हूं, t इक्वल टू 10 की पावर माइनस a, 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एक्स। बोलो आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बात, ध्यान रखना। अब देखो एक कंसेप्ट और बता रहा हूं मैं, ये तो हो गया ट्रांसमिटेंस। क्लियर? ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या होता है भाई, जो ये तो है टोटल और ये ऑब्टेन। जैसे मान लो 500 नंबर का पेपर होता है, आपके कितने आए 300, तो 300 बटे 500 वो होती है ट्रांसमिटेंस। आई बात समझ? अब देखो क्या कंडीशन कह रहे हैं, यहाँ एक रिलेशन और पूछा जाता है, वो भी आप वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसको भी ध्यान रखना भाई। क्या होता है, सपोज करो हमारे पास क्या है भाई, ये है हमारे पास, देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है log बेस 10 t इक्वल टू माइनस a, यही आ रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो इसको भी देखो आप थोड़ी देर, अब देखो भाई क्या कह रहे हैं हम, कि log बेस 10 t इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस a। क्लियर? सपोज करो सिंपल। अब देखो मैं इसको माइनस से गुणा कर देता हूं बॉस, तो माइनस क्या, ये a माइनस गुणा करते ही आ जाएगा माइनस में। बोलो माइनस log t, भाई माइनस से गुणा कर दिया ना, तो ये प्लस में हो गया और ये माइनस में हो गया। क्लियर? अब देखो मेरे पास क्या है भाई, t इक्वल टू है आई अपॉन आई नॉट, परसेंटेज t निकालूं तो बोलो क्या लिखूंगा, आई अपॉन आई नॉट गुणा 100 कर दूंगा, परसेंटेज मतलब 100 से गुणा कर दूंगा। क्लियर? अब देखो क्या कह सकता हूं कि ये आई अपॉन आई नॉट जो है ना, ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज t बटे 100, ये 100 इधर आ जाएगा। क्लियर? ध्यान रखना अभी काम आएगा मेरे, a इक्वल टू माइनस log बेस 10 t का मतलब क्या होता है भाई, आई अपॉन आई नॉट, यही है। बोलो अब क्या कह रहा हूं, a इक्वल टू
ये माइनस log बेस 10 और I अपॉन आई नोट की जगह क्या लिख सकता हूं, परसेंटेज t अपॉन 100। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% नोट करके याद करके ले जाना। क्लियर, तो देखो क्या कंडीशन है, इसको तो हटा रहा हूं भाई मैं ना। अब देखो क्या कंडीशन है, a इक्वल टू, ये देखो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, परसेंटेज t अपॉन 100। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल। तो a इक्वल टू क्या, माइनस log बेस 10 a अपॉन b है ना। तो देखो माइनस को मैं, देखना माइनस को मैं बाहर ही रख रहा हूं। क्लियर, माइनस को मैंने बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, log बेस 10 परसेंटेज t माइनस log बेस 10 100 बोलो। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस log बेस 10 परसेंटेज t। क्लियर, और माइनस log 100 की वैल्यू 2 होती है भाई, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हुई बात, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया भाई आपके पास, परसेंटेज t और a का वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया ये। तो ध्यान रखना इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि एब्जॉर्बेंस और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशन है, तो ये प्लस है ना, तो इसको आगे ले आता हूं। बोलो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस log बेस 10 परसेंटेज t। याद कर लेना रे भैया, ये रिलेशन है एब्जॉर्बेंस और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो a इक्वल टू 2, दोबारा समझ लो, t इक्वल टू आई अपॉन आई नोट, log ले लिया, log आ गया। क्लियर, माइनस से गुणा कर दूंगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। ये किसके इक्वल था, a के, तो log बेस 10 t इक्वल टू माइनस है, एंटी log ले लूंगा तो t बराबर 10 कहां चला जाएगा, घात में, ये आ गया। माइनस है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। बोलो ये जानते हैं अपन, ये जानते हैं, बोलो माइनस से गुणा कर दिया। क्लियर हो गई बात। t की जगह क्या लिखोगे, आई अपॉन आई नोट, आई अपॉन आई नोट, आई अपॉन आई नोट किसके बराबर है, परसेंटेज t अपॉन 100 लिख दिया इसकी जगह। log a अपॉन b का सूत्र लगा लो ना यार, क्या होता है log a अपॉन b का सूत्र क्या होता है, बोलो log a माइनस log b, ये होता है। देखो log a माइनस log b नीचे वाला। क्लियर हो गई बात। तो देखो ये माइनस तो माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2। ध्यान रखना भैया, log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 रख दिया। क्लियर, आ गया आंसर, ये हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल। तो लैम्बर्ट ने क्या कहा, दोनों का कथन एक ही है। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे माध्यम में से होकर के प्रकाश विकिरण गुजरेगी तो माध्यम की मोटाई बढ़ने के साथ साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में क्या आएगी, कमी आएगी। और लैम्बर्ट में तो क्या कहा कि होने वाली प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। क्लियर, तो देख लो एक बार, मैं समझा देता हूं आपको, दोनों में क्या डिफरेंस आया वो मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल सिंपल, देखो क्या कह रहे हैं, समझो बात को। ये लैम्बर्ट और ये बीर लैम्बर्ट, दोनों में क्या है, यहां कहा कि dx मोटाई के साथ प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में होने वाली कमी आपतित प्रकाश विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। यहां क्या कहा, होने वाली प्रकाश विकिरणों की तीव्रता में कमी आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता के साथ तो समानुपाती होगी सही, साथ में विलयन की सांद्रता के साथ भी समानुपाती होती है। बस यही कंसेप्ट है भाई लैम्बर्ट और बियर लैम्बर्ट का। बाकी तो हमने डेरिवेशन कर ही लिया कि किस प्रकार से होता है। क्लियर, तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट होता है भाई आपके पास लैम्बर्ट और बियर लैम्बर्ट के नियम का। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल। एक बार केवल पूरा वीडियो देखो, आसानी से एग्जाम में जाओ, पूरे में से पूरे नंबर लेकर के आओ। क्लियर, तो कंसेप्चुअलाइजेशन ध्यान में रखना, चीजों को समझना किस प्रकार से हो रही है। क्लियर हो गई भाई बात। और मित्रों इसका एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। अब देखो उसके बाद एक कंसेप्ट और लेते हैं यहाँ पर, जो हम कह रहे हैं कि भाई ये एक पदार्थ था, हमने कहा है जिसमें विलयन भरा हुआ है, इसकी लंबाई हमने कही है L है, सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मित्रों कितनी मानी थी, C, किस पर मानी थी, मोल पर लीटर में, और इसको किस में लिया है, सेंटीमीटर में। आपतित प्रकाश विकिरणों की तीव्रता I0 और ये बाहर चला गया I।
अब देखो इस माध्यम में जो विलयन भरा हुआ है उसने कितना अवशोषण किया है उसको हमने कहा है एब्जॉर्बेंस। तो जो एब्जॉर्बेंस कैपिटल ए है, एब्जॉर्बेंस जो है वो इस ट्यूब की लेंथ के भी समानुपाती होती है और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के भी समानुपाती होती है। ये ध्यान रखना भाई आप, है ना। तो ए इसको समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो एप्सिलॉन आता है, एल और सी ये आ गया आपके पास, क्लियर। और यहां से एप्सिलॉन ए अपॉन क्या आ जाएगा, बोलो, एल और सी, क्लियर। आई बात समझ में। अब देखो जो ए अपॉन एल सी है तो क्या कह सकते हैं कि ए क्या होता है भैया, ए होता है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस, या इसे कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, जो यूनिट लेस होती है भाई, इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्लियर। एल क्या है, एल है लेंथ ऑफ ट्यूब, किसमें, सेंटीमीटर में, ट्यूब की लंबाई। सी क्या है, सी है सॉल्यूशन ऑफ दी सैंपल, सैंपल का सॉल्यूशन है जो किसमें लिया गया है, मोल प्रति लीटर में, क्लियर हो गई बात। आई बात समझ में यहां से। और ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है, ये है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, क्लियर। मोलर अवशोषण नियतांक है भाई ये, मोलर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट भी कह देते हैं इसे, क्लियर। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होता है ये, क्लियर। ये इसको मोलर अवशोषणांक, अवशोषक नियतांक भी कह देते हैं इसे, है ना, ध्यान रखना। मोलर अवशोषक नियतांक या मोलर एक्सटिंक्शन कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक। अब देखो भाई एप्सिलॉन है ना, क्या है, एप्सिलॉन इक्वल टू ए अपॉन, बिल्कुल सिंपल मित्र, एल अपॉन सी, क्लियर। ए तो यूनिट लेस है, ये तो कैसा है, यूनिट लेस है, बट एल किसमें है, सेंटीमीटर में, ये किसमें है, मोल प्रति लीटर में, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू, सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ, सेंटीमीटर इनवर्स, लीटर तो नीचे से ऊपर जाएगा, वो तो ऐसे भी ऊपर जाना था, लीटर हो गया, और मोल नीचे से ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स। आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स लीटर मोल इनवर्स, क्लियर, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। यार जोश लाओ, जुनून लाओ ना यार इस क्लास में लाने के लिए, क्लियर। इतना मजे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्लियर हो गई बात। दबा के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो कि सर मजा आ गया यार पढ़ने टाइम, क्लियर। यही तो पूछा जाएगा, और पूछा क्या जाएगा आपकी परीक्षा में, क्लियर हो गई बात। तो एक और पूछ लिया जा सकता है, देख लो, आपको वही बता देता हूं साथ के साथ में, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो ये ग्राफ भी आपसे पूछा जा सकता है भाई, बीयर लैम्बर्ट का ग्राफ है ये, बीयर लैम्बर्ट ग्राफ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ किस किस के बीच में, एब्जॉर्बेंस यानी कैपिटल ए वर्सेज कंसंट्रेशन सांद्रता के बीच में ग्राफ। बोलो, अभी बताया था क्या कि ए समानुपाती होता है एल, ए समानुपाती होता है सी, ठीक है। तो बना दो ग्राफ, ये एक तरफ एब्जॉर्बेंस ले लो और एक तरफ कंसंट्रेशन ले लो, सांद्रता, बोलो समानुपाती का है ना, ये आ जाएगा समानुपाती का, क्लियर। ए सी, ये हो गया बीयर लैम्बर्ट का ग्राफ। मित्रों कितना सिंपल सा बात है यार। तो 1 घंटे की वीडियो जो बनती है ना, पूरी तन्मयता के साथ देखो उसे, स्किप मत करो वीडियो को, क्लियर। पूरे प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो, ऐसा मानो कि ऑफलाइन क्लास चल रही है आपकी, क्लियर। और उनके प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो साथ के साथ में, समझने के लिए आपको पूरा टाइम मिल रहा है, स्क्रीनशॉट ले जा रहे हैं और आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो।
मैं वादा करता हूं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स आपको तैयार करा करके दे देंगे आने वाले समय में। क्लियर? आपको तो केवल करना क्या है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत सबके पास शेयर कर देनी है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना है वीडियो को। क्लियर हो गई बात? यही तो मांग रहे हैं यार आपसे, और क्या कर रहे हैं, आपसे कोई पेमेंट तो लिया नहीं जा रहा। क्लियर? आपको केवल जितने भी हो, अपने मित्र हो, अपने दोस्त हो, उनके रिलेटिव्स हो, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड स्टूडेंट हो, सबको शेयर कर देना है। इतना शेयर कर दो इसको कि ट्रेंडिंग पर तो आने लगे, लाइक्स और व्यूज लगाता रहा है। क्लियर? और इन्हीं कंटेंट्स को लेकर के हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। क्लियर? तो आशा करता हूं कि पढ़ने में मजा आया होगा यार। क्लियर? अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में आओ ना और वहां पर लिखो इस बात को। क्लियर? फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चरर पर, जिसमें हम बात करेंगे कि जो बियर-लैम्बर्ट का नियम है उसका विचलन किस प्रकार से होता है। क्लियर? उसके नियम की पालना कब कब नहीं होती है, उन बातों को डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।